हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की हिंदी में कृतिका का जो चैप्टर है मेरे संग की औरतें, जो कि मृदुला गर्ग की आत्मकथा है, उन्होंने इसमें अपने बारे में बताया है कि उनके परिवार में उनके संग की औरतें जो हैं कैसे उनके साथ रहती थीं और उस समय के वातावरण और परिवेश को बताया है। तो मेरे संग की औरतें, तब आज हम इसके आगे के भाग को पढ़ेंगे। पीछे वीडियो में हम लोग इसको पढ़े हैं, अब आइए इसमें आगे पढ़ते हैं। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तहान में बैठने से रोक दिया गया था। ICS के यानी सिविल परीक्षा जो आयोजित होती है सरकारी नौकरी के लिए, तो उसके एग्ज़ाम में बैठने से रोक दिया गया क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में उन्हें यह दंड मिला था कि इम्तहान में उन्हें बैठने से रोक दिया गया था। और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था, माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनखा खा जाती। रात रात भर जाग कर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थीं कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। क्यों नहीं की? उसकी दो वजहें थीं। क्या थीं वो दो वजहें? पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज़ थे। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले। भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। नाने की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थीं जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थीं। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परी जात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय ज़रूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। देखिए, उनकी रजामंदी
ज़रूर ली जाती थी घर के किसी भी कामकाज के लिए, और उनकी इज्जत भी की जाती थी। किसकी? मृदुला गर्ग की माँ की। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाए, हमने हाथी पर हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद यानी तैयार रहते थे। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी, यानी महिलाएं ही नहीं थी, खुद घर के जो मर्द थे वह भी जो है मुस्तैद रहते थे बच्चों की सेवा में। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था, वह भरपूर था, और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थीं। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, जिस देश से पूछकर, उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, न उन्होंने कभी हमें लाड किया, न हमारे लिए खाना पकाया, और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थीं, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। यानी बीमारी तो थी ही, लेकिन ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि यानी उनकी इच्छा नहीं होती थी, उनका मन इन सब काम में नहीं लगता था। तो ज़्यादा तो अपनी अरुचि के कारण उनका ऐसा व्यवहार था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे सब बिस्तर पर ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थीं। शाही खानदान के रोग के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए हैं। यानी यहाँ पर लेखिका यह कह रही है कि हमारी माँ जो थी वो परिवार के जो काम थे उन पर उनका ध्यान नहीं था। शायद वो कारण उनका अरुचि था, बीमारी थी, या मुख्य कारण जो है उनका मन न लगना घर के कामकाज में बताया। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी घर के सारे लोग उनकी इज्जत करते थे, और सभी लोग जो है श्रद्धा रखते थे उनके प्रति, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। शाही खानदान के रोग के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए हैं। वे कौन कारण हैं जिस कारण से सभी लोग उनकी इज्जत करते थे? वे कभी झूठ नहीं बोलती थीं,
और वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी, यानी किसी की प्राइवेसी जो है वो भंग नहीं करती थी, सबकी जो है निजत्व का ख्याल रखती थी, इसलिए घर में लोग उनकी इज्जत करते थे। इन दो कारणों से, पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। दोस्त वे हमारी भी थीं, माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों न हो, और माँ यह जानने को बेहाल हूँ कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी, यानी सबको अपनी प्राइवेसी रखने की छूट थी। कोई किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करता था, न ही कोई रोक टोक थी, कोई किसी के बारे में पूछता नहीं था, तो सबको अपनी प्राइवेसी रखने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। लेखन के हवाले हो गए यानी ये लेखक हो गए, 3 बहनें इनकी और एक सबसे छोटा भाई, यानी 4 लोग जो है ये भाई बहन लेखक हो गए। लीक से खिस के अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी। अब देखिए लीक से खिसके यानी परंपरा से चली आ रही कि जैसे हमारे पुरखे हमारे दादा ने ऐसा किया था, हम भी ऐसा ही करें। वकील थे तो हम भी वकील ही बनेंगे, तो ऐसा नहीं था। लीक से खिसके सभी लोगों ने हट के काम किया, तो उसमें अपने पूर्वजों में माँ और उनकी नानी ही रही होती तो गनीमत थी। उनकी एक परदादी भी थी। अब परदादी के बारे में वे बता रही हैं लेखिका, जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक़ था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल मतलब कृपा से, तो कहते हैं ना कि भगवान की कृपा से, तो खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा दोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह मतलब दूसरे के सामान को ग्रहण न करना या किसी के अन्य के सामान को ग्रहण न करना, तो अपरिग्रह की सनक जो है वो बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती। बिरादरी बाहर हरकत मानी कुछ अलग नहीं माना जाता, क्योंकि जैन समाज को वो लोग पालन करते थे, जैन समाज के धर्म का, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। यानी उनका असली जलवा कब देखने को मिला? जब लेखिका की माँ जो है पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांग कर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। अब देखिए, गैर रवायती का अर्थ है कि रवायत है कि लोग लड़कों के लिए मंदिर में जाते हैं, मन्नत मांगते हैं कि हमें लड़का हो, बेटा हो, लेकिन यहाँ तो उससे परे हटके लड़की के लिए मन्नत मांगी गई थी, जो लेखिका की दादी ने मांगी थी। तो यही कह रहा है कि गैर रवायती मन्नत मांग कर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा, यानी इतने से उनको चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने की बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। यानी वो बात अपने तक ही न रख करके उस बात को सबके सामने जो है जाहिर कर दिया, ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, यानी सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। उनकी फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढने न मिली।
यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। मतलब ऐसा भी कुछ नहीं था कि वह उनके परिवार में बहुत लंबे समय से लड़की नहीं हुई थी तो इसलिए उन्होंने जाकर लड़की की मन्नत मांगी। ऐसा भी नहीं था कि लड़की हो जाए ताकि हम जो है कन्यादान करें, तो ऐसा भी नहीं था। लड़कियां थीं, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थीं। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर यानी नियम, बदस्तूर का अर्थ है नियम, मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रहीं। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। इधर वह तार खींचती और उधर टन से तथास्तु बजता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। इसके आगे के भाग को लेकर हम फिर उपस्थित होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।